मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय साजपानी धनौरा। आज हम आधुनिक काल के संबंध में जो छायावाद है उसके संबंध में पढ़ेंगे। आधुनिक काल के इस वीडियो के पूर्व हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पढ़ चुके हैं। आज हम परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण छायावाद और छायावाद के साथ साथ चलने वाले रहस्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। छायावाद, जिसको ईस्वी सन 1920 से 1936 तक का इसका कार्यकाल माना गया है, इसी के साथ चलने वाले रहस्य काल में जिसका काल निर्धारण काफ़ी कठिन है, इस कारण से उसका काल निर्धारण नहीं पाया। तो ये छायावाद के संबंध में आज हम पढ़ेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये देखेंगे कि क्या है आगे। अब छायावाद की परिभाषा के रूप में सबसे प्रसिद्ध परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। अर्थात स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसकी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र की ये है, और ये छायावाद की परिभाषा है। इसी तरह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है, एवं आत्मा की छाया जब परमात्मा पर पड़ने लगती है तो यही छायावाद है। इस तरह से ये महत्वपूर्ण दो परिभाषा है जिससे हमको पता लगता है कि ये छायावाद है। छायावाद में स्वच्छंद प्रेम भावना, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम व नवीनता का पुट इस काल में हमको देखने को मिलता है, और प्रकृति को चेतन बनाने वाले और उसके मानवीकरण करने वाले प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत जी की प्रमुख भूमिका रही, और प्रकृति का जो कुशल चित्रण इन्होंने किया है वो अद्वितीय है, और इसी कारण से उन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा गया है। इसी तरह प्रमुख रचनाकार के रूप में महादेवी वर्मा की विरह वेदना की मार्मिकता के कारण, मतलब इस काल में उन्होंने जो विरह वेदना की मार्मिकता का वर्णन किया है, उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। जैसे भक्ति काल में मीरा की रचनाएं थी विरह की, उसी तरह की रचना यहाँ महादेवी वर्मा की भी हमको देखने को मिलती है। आगे हम देखेंगे कि छायावाद के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता में सबसे पहली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। ये छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा। कहीं उसने प्रकृति को नारी के रूप में देखा, तो कहीं किसी अन्य रूप में, और उसके सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया है। तो ये प्रकृति को मानव के रूप में देखकर उसका चित्रण करना ये छायावाद की एक प्रमुख विशेषता के रूप में हमको देखने को मिलती है। और इसमें प्रकृति के संबंध में जो प्रमुख कवि थे, जिन्हें मतलब हम प्रकृति के कुशल चितेरे के रूप में जानते हैं, उन्होंने इसका वर्णन बड़ा सुंदर ढंग से किया है। दूसरा है प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। अर्थात यहाँ पर प्रेम और सौंदर्य का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है, और सौंदर्य पाशक कवियों ने नारी के सौंदर्य के नाना रूपों को आवरण पहनाकर विभिन्न प्रकार की उनकी प्रस्तुति की है। तीसरा प्रमुख है वेदना एवं करुणा का अधिकतम। अर्थात इस काल में वेदना एवं करुणा का बड़ा कुशल चित्रण किया गया है, और कुशल चित्रण करने के कारण ही ये एक प्रमुख इनकी विशेषता बन चुकी है, और महादेवी वर्मा ने इसमें बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है नारी के प्रति नवीन भावना। नारी के प्रति नवीन भावना छायावाद में श्रृंगार एवं सौंदर्य के संबंध में मुख्यतः नारी से है। रीतिकाल में नारी की तरह छायावादी प्रेम की पूर्ति का साधन मात्र नहीं है। अर्थात रीतिकाल में जो नारी का वर्णन किया गया था उसमें उन्हें एक भोग की वस्तु माना गया था, लेकिन इस काल में ऐसा नहीं है। इस काल में नारी के प्रति नवीन भावना देखने को मिलती है। वह इस पार्थिव जगत के स्थूल नारी न होकर भाव जगत की सुकुमार देवी के रूप में इस काल में मानी जाती है।
अगला है जागरूकता की भावना। इस काल में कवियों में जागरूकता की भावना आई, अर्थात नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण बदला और नए भावना का जन्म हुआ। अगला है कल्पना की प्रधानता। कल्पना की प्रधानता ये महत्वपूर्ण इसकी विशेषता रही है, अर्थात छायावादी कवियों ने कल्पना करके अपनी रचनाओं को लिखा और कल्पना की ही प्रधानता उनके साहित्य में देखने को मिलती है। इसी तरह कल्पना के साथ साथ भावना प्रधान थी, अर्थात जहाँ आगे देखेंगे हम कि रहस्यवाद में जहाँ बुद्धि तत्व की प्रधानता थी, लेकिन छायावाद में भावना तत्व की प्रधानता हमको देखने को मिलती है। अगला है अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, अर्थात अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम हमको इस काल में देखने को मिलता है। इस अज्ञात सत्ता को कभी प्रेयसी के रूप में देखते हैं, कभी चेतन प्रकृति के रूप में देखते हैं, और इस तरह छायावाद का यह अज्ञात सत्ता ब्रह्म से भिन्न है, मतलब अज्ञात सत्ता ईश्वर को ना मानते हुए उससे भिन्न है। ये अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम है। और वो अज्ञात सत्ता क्या है? अभिव्यंजना शैली। इस काल में अभिधा के स्थान पर लक्षणा और अभिव्यंजना शैली का ज़्यादातर प्रयोग किया गया, और अभिव्यंजना शैली के कारण ही इसकी एक प्रमुख विशेषता अभिव्यंजना से छायावाद की एक प्रमुख विशेषता बनी। आगे अब हम देखेंगे कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, और राम कुमार वर्मा जी की भी प्रमुख रचना इस काल में हमको देखने को मिलती है। तो छायावाद के प्रमुख 4 कवि को 4 आधार स्तंभ भी माना गया है। अब इनकी हम रचनाएं देखें। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी, लहर, आंसू, झरना। कामायनी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत की अगर हम देखें तो पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, उच्चबास। इसके साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की प्रमुख रचना है परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास। इन्होंने तुलसीदास पर भी अपनी एक रचना लिखी। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है रश्मि, नीरजा, निहार, शांदगीत। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिनकी प्रमुख रचना निशीत, चित्ररेखा, आकाशगंगा। इसके साथ साथ अन्य और कवि भी हुए जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, लेकिन याद करने के दृष्टिकोण से ये प्रमुख 5 कवि हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आगे अब हम देखेंगे, ये तो हमने पहले देख लिया कि छायावाद क्या है। अब इसी के साथ साथ रहस्यवाद भी चल रहा था। रहस्यवाद देखेंगे हम। तो रहस्यवाद जिसका काल निर्धारण कठिन है। छायावाद का काल निर्धारण जो कर लेते हैं, लेकिन छायावाद के काल के साथ ही रहस्यवाद भी साथ साथ चलता रहा है। तो छायावाद जो है जैसे सन 1920 से 1936 तक माना गया है, और इसी के साथ साथ ये माना गया है कि 7-8 वर्ष रहस्यवाद का भी है। और इसका काल निर्धारण कठिन है क्योंकि सभियों का ये प्रिय विषय रहा है, इसलिए इसका काल निर्धारण नहीं हो पाया। लेकिन चूँकि छायावाद के चलने के कारण, छायावाद के साथ चलने के कारण रहस्यवाद को भी इसी के साथ माना गया और अलग से एक काल निर्धारण नहीं किया गया है। अब इसकी प्रमुख परिभाषाओं में हम देखेंगे। मुकुटधर पांडे की प्रमुख परिभाषा है प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। ये मुकुटधर पांडे की परिभाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है। रहस्यवाद का काल निर्धारण कठिन है, किंतु यह माना जाता है कि छायावाद और रहस्यवाद दोनों साथ साथ चले हैं। यह प्रकृति और जगत ही रहस्यमय है। ये माना गया है कि प्रकृति और जगत बड़ा रहस्यमय है और कण कण में परमात्मा होने का आभास ही रहस्यवाद है। अर्थात ये कि ये रहस्य की बातें थी कि कण कण में परमात्मा विद्यमान है। ये रहस्यवाद की एक प्रमुख परिभाषा के रूप में है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि छायावाद और रहस्यवाद में अंतर क्या है। दोनों साथ साथ चले हैं, और लेकिन परीक्षा में भी अनेकों बार यह आता ही है कि छायावाद और रहस्यवाद में मूलतः अंतर क्या है। तो अब पहला देखें
आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे, उसे छायावाद कहा गया। लेकिन रहस्यवाद देखो, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, अर्थात दोनों की परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है। दूसरा प्रमुख अंतर है, छायावाद में प्रकृति में आत्मा के दर्शन किए गए, प्रकृति में आत्मा के दर्शन किए गए, अर्थात प्रकृति में ही आत्मा दर्शन। वहीं रहस्यवाद में प्रकृति में ईश्वरीय आत्मा के दर्शन किए गए। रहस्यवाद का प्रमुख है कि ईश्वरीय आत्मा का दर्शन प्रकृति में किए गए, अर्थात प्रकृति को ईश्वर मान लिया गया। छायावाद में प्रकृति को ईश्वर नहीं माना गया, लेकिन रहस्यवाद में प्रकृति को ही ईश्वरीय आत्मा मान लिया गया। छायावाद में ये प्रमुख अंतर है, छायावाद में कल्पना की प्रधानता थी, अर्थात कल्पना के साथ रचनाएं की गई, लेकिन रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता थी, अर्थात यहाँ पर जो भी बात लिखी गई वो चिंतन करने के पश्चात लिखी गई, तो ये चिंतन की प्रधानता थी। छायावाद की चौथी विशेषता है, छायावाद भावना की प्रधानता थी, अर्थात यहाँ भाव पक्ष प्रबल थी, लेकिन रहस्यवाद में ज्ञान और बुद्धि के तत्व की प्रधानता थी, अर्थात छायावाद में देखें कि भाव प्रधान थे, वहाँ पर ज्ञान का स्थान कम था, लेकिन रहस्यवाद में भावना को कम माना गया और ज्ञान और बुद्धि ने जो बात कही उसे उस तत्व को प्रधानता दी गई है। पांचवी प्रमुख विशेषता थी, अंतर है प्रकृति मूलक। छाया जो है वो प्रकृति मूलक है और रहस्यवाद है प्रकृति का दार्शनिक है, अर्थात प्रकृति का दार्शनिकता है ये है। छठवीं प्रमुख विशेषता है प्रकृति को सधर्मिता के रूप में माना जाता है, अर्थात प्रकृति सधर्मिता के रूप में है। और रहस्यवाद में देखिए कि परमात्मा से मिलन और विछोह का भाव जो है ये रहस्यवाद में हमको देखने को मिलता है। प्रमुख कवि के रूप में देखें तो प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा जो चार आधम स्तंभ थे, ये छायावाद के प्रमुख कवि है और लगभग यही कवि रहस्यवाद के भी है, क्योंकि दोनों का काल एक समान चल रहा है। तो इस काल में भी निराला और पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत जी जो हैं, सुमित्रानंदन पंत जी, ये भी रहस्यवाद के प्रमुख कवि के रूप में हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर वर्ष लगभग ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आता ही है बोर्ड परीक्षा में, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में। आगे अब हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनते हैं इसमें। ये हम चूँकि पूरा पढ़ चुके हैं, तो छायावाद का काल निर्धारण कीजिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमने देख भी चुके हैं कि छायावाद का काल निर्धारण जो है क्या है। तो छायावाद सन 1920 से लेकर 1936 तक का माना गया है। छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो छायावाद के प्रमुख कवि जैसा हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, ये और इनकी प्रमुख रचनाएं भी हम इसी वीडियो में देख चुके हैं, तो इसे आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तीसरा है प्रश्न, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है, ये किसने कहा है, ये किसने ये परिभाषा दिया है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो ये आपको लिखना है, इसमें हम पढ़ चुके हैं, ये आपको प्रमुख प्रश्न के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसे आप लोग देखिएगा कि किसने कहा है। अगला है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहे गए हैं, किसे कहा गया है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि माना गया है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है। आधुनिक युग की मीरा जो वेदना और करुणा की जो भाव मीराबाई के लेखों में मिलता है, वही आधुनिक युग में महादेवी वर्मा के लेखों में भी मिलता है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आता है। और छायावाद और रहस्यवाद में अंतर है, तो छायावाद और रहस्यवाद में अंतर भी हम इसके पहले देख चुके हैं। इस तरह से हमारा आज ये छायावाद और छायावाद के साथ रहस्यवाद का वीडियो कंप्लीट होता है, और आशा करूँगा कि आपको ये पसंद आया होगा और ये आपके लिए और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा और अधिक अंक दिलवाएगा। धन्यवाद।